दोस्तों नमस्कार। मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं अपनी एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ आंकड़ों का आईना। तो पहली आपने सुनी भी होगी, आज दूसरी किस्त मेरी है आंकड़ों का आईना सीरीज नंबर 2, जिसमें मैं आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करने जा रहा हूँ कि आखिर सपा बसपा का गठबंधन क्यों फेल रहा। 2024 में भी चुनाव गणित को जोड़ने के लिए पक्ष विपक्ष समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, इतनी ताकतवर पार्टी भी गठबंधन छोटे छोटे दलों से जोड़ने के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन आखिर 2019 में सपा बसपा गठबंधन क्यों फेल रहा, जबकि 1993 में गठबंधन काफी सफल रहा। उस समय जबकि हिंदुत्व की लहर थी, 92 में अयोध्या कांड के बाद एक ऐसा माहौल था, हिंदुत्व की लहर थी, उसके बावजूद सपा बसपा गठबंधन ने बहुत कड़ी चुनौती दी थी और लगभग बराबर की उसमें 176 सीटें पाई थी और 177 बीजेपी पाई थी। वोट परसेंट जरूर था, 33% बीजेपी को था और सपा बसपा को 29% था, लेकिन कड़ी चुनौती दी थी। आखिर ये चुनौती 2019 में सपा बसपा गठबंधन क्यों नहीं दे पाई, इसके पीछे मूल कारण क्या था, मैं इसका विश्लेषण कर रहा हूँ। इसका विस्तृत विश्लेषण सीटवार मेरे इस पुस्तक में भी यूपी की ताकत में उपलब्ध है। अब मैं आपको ये विश्लेषण कर रहा हूँ कि आखिर जो 2019 में गठबंधन हुआ था, एक ऐसा परसेप्शन बना था कि पिछड़ों और दलितों अल्पसंख्यकों को, जिनकी आबादी 80% हो जा रही है, इस गठबंधन बीजेपी को बहुत बड़ी चुनौती देगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। मैं आंकड़ों के आईने में ही ये आपका अपना विश्लेषण कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। जिसे गठबंधन में समाजवादी पार्टी 37 और बसपा 38, आरएलडी 3, कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अब आप देखिए, मैं सबसे बड़े दल जो है समाजवादी पार्टी के सीटों का बता रहा हूँ। समाजवादी पार्टी 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उसके दो महत्वपूर्ण सीटों का मैं केवल उल्लेख कर रहा हूँ। उसमें है केवल मैनपुरी और कन्नौज। मैनपुरी 2014 में जब सपा बसपा भाजपा सभी अलग अलग लड़े थे, उस समय मुलायम सिंह जैसे कद्दावर नेता को जो वोट मिला था, वो लीड मार्जिन का जो उनका अंतर था 51% था और उनको जो वोट मिला था वो 59%, मतलब 60% के लगभग मिला था। लेकिन जब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ और मुलायम सिंह जैसा कद्दावर नेता चुनाव लड़ रहा था, इस गठबंधन में मुलायम सिंह के वोट कम हुए और यही नहीं, चौंकाने वाले कम हुए। अगर हम चौंकाने वाले इसलिए कि अगर समाजवादी पार्टी और भाजपा का समझौता हुआ था तो और वोट एक दूसरे को ट्रांसफर होते, तो 2014 के जो वोट थे, बीएसपी के वोट थे, बीएसपी को मिला था 14.29, मतलब 15% वोट, और समाजवादी पार्टी के वोट थे 59। दोनों का वोट परसेंट दोनों 74% होते हैं, 73.92% होता है। अब समझौता हुआ था तो जो 60% वोट था मुलायम सिंह का, वो 60 से ऊपर जाना चाहिए। अगर नहीं बसपा के 14% ट्रांसफर होते तो 7-8% होते, तो 60 से 68-70 जाना चाहिए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। ये वोट परसेंट जो मुलायम सिंह अकेले 63.63% वोट पाए थे, वो घटकर 53.66%, मतलब 54% रह गया। 6% वोट इनके अपने घट गए, अकेले जो थे। और अगर गठबंधन दोनों के वोट मत परसेंट को जोड़ ले तो ये 20% के आसपास हो जा रहा है। 14% बीएसपी का और 6% इनके 20% हो रहा है। तो मुलायम सिंह की जो लीड मार्जिन का अंतर था, जो 50% था, अकेले लड़े थे, वो लीड मार्जिन 10% के अंतर में आ गया। ये पहला है। दूसरा, मैं आपका कन्नौज बता रहा हूँ, जहाँ से अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ी थी। उनको अगर देखें 2014 में सांसद भी चुनी गई थी। 2014 में इनको मिले थे 44% वोट, 43.49, मतलब 44% वोट मिले थे। लेकिन जब दोनों बीजेपी को मिले थे 42.10% वोट मिले। सपा बसपा का समझौता हुआ तो अगर इनको दोनों को वोट जोड़ते, उस समय बसपा को मिले थे 11.46, 11.5% वोट मिले थे। तो 2014 के सपा और बसपा के वोटों को जोड़ दें 55.35, मतलब 55.5% मत मिले थे। लेकिन अब अगर मान लीजिए समझौते के बाद पूरा 11% वोट ना भी ट्रांसफर होता बीएसपी का सपा में,
तो भी अगर 2%, 3%, 2.5% भी ट्रांसफर हो गया होता तो डिम्पल यादव चुनाव जीत जाती। लेकिन इनका वोट परसेंट जो 43% था वो बढ़कर 48% हुआ, लेकिन 55% नहीं हुआ, जबकि बीजेपी का वोट 42 से बढ़ के 49.35% और इन्हें जो है 1.25% के मतों के अंतर से चुनाव हार गई। तो आपको सपोज कीजिए अगर 3% भी वोट इनका ट्रांसफर हुआ होता, 4% भी हुआ होता तो डिम्पल यादव चुनाव नहीं हारती। इसी तरीके से हम आप आरएलडी का ले लें, आरएलडी के साथ समझौता था। अजीत सिंह और सपा बसपा आरएलडी तीनों का अगर जोड़ लें 2014 में अलग अलग चुनाव लड़े थे तो इनका होता है 35% और 19-20 मतलब 55% वोट होता है। तीनों को अगर जोड़ लें, तीनों अलग अलग चुनाव लड़े थे। लेकिन 2019 में इनका समझौते में जब आरएलडी और अजीत सिंह जैसे बड़े नेता बागपत से लड़े तो इनका वोट परसेंट 55 के बजाय 48 रह गया और जबकि 50-50.5% वोट पा करके बीजेपी चुनाव जीत गई। तो ये आरएलडी का रहा। अब कांग्रेस का देखिए, अमेठी और रायबरेली। अमेठी में पहले हम रायबरेली बताते हैं जहां सोनिया गांधी चुनाव जीती। सोनिया गांधी 2014 में 63.80 मतलब 64% वोट इनको मिला था सोनिया गांधी को, और बीजेपी को 21% मिला था और सपा समर्थन दिया था। बीएसपी चुनाव लड़ी थी, उसे 7.71 मतलब 8% वोट मिला था। अब अगर इनका वोट जोड़े बीएसपी, 2019 में बीएसपी ने भी चुनाव नहीं प्रत्याशी नहीं खड़ा किया और सपा ने गठबंधन ने समर्थन किया था, तो इनका जो वोट परसेंट है 67 के बजाय ये घट करके मतलब 56% हो गया। तो इनके भी जो 63% था कांग्रेस का खुद का वोट वो 55 हो गया। अगर जोड़ते इसको बसपा का जो चुनाव 7.5% वोट पाई थी, अगर 3% भी बढ़ता तो 63-66, लेकिन वहाँ वोट कम हुआ। यही स्थिति अमेठी में रही। अमेठी में बसपा चुनाव लड़ी थी, सपा ने समर्थन किया था, तो अमेठी में भी बसपा को 6.5% वोट मिला था और बीजेपी को 2014 मिला था 34-38% वोट मिला था और कांग्रेस राहुल गांधी को मिला था 46.71 मतलब 14% के मतों के अंतर से चुनाव बीजेपी हारी थी। लेकिन 2019 में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने समर्थन किया राहुल गांधी को तो इनका वोट 3% कम हो गया। ये वोट परसेंट इनका बढ़ना चाहिए, 34 से 40% होना चाहिए, लेकिन वो घट करके 43% हो गया और बीजेपी 49% मत पा करके चुनाव जीत गई, मतलब 5.5% मतों के अंतर से राहुल गांधी चुनाव हार गए। ये रहा सपा बसपा गठबंधन का, रालोद, कांग्रेस और सपा। अब आप बसपा का देखिए, बसपा का भी वोट नहीं बढ़े। बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इस 37 सीटों में 27 सीटों पर उसके 1 से 20% वोट कम होते, जबकि समाजवादी पार्टी के 25 सीटों पर 37 सीटों में 25 सीटों पर 1 से लेकर 20% वोट कम हुए थे। बहुजन समाजवादी पार्टी को ले लें, कोई भी सीट ले लें, जो भी इनकी महत्वपूर्ण सीट है, हर सीट में 1% 1.5% वोटें कम हुआ है। तो सपा बसपा गठबंधन फेल क्यों रहा, इसके पीछे सीधा सा लॉजिक है जो गठबंधन के समय भी पिछले साल भी मैंने विश्लेषण अपनी चीजें रखी थी और आज भी मैं उसको फिर दोहरा रहा हूँ। क्यों फेल हुआ? फेल होने का सीधा कारण था, जब लोग तुलना कर गठबंधन के बाद लोग ये कह रहे थे कि सपा बसपा गठबंधन 1993 में जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण का सबसे सीधी लड़ाई थी मंडल कमंडल की, तब कड़ी चुनौती दी थी। तो आज स्थिति तो बहुत अच्छी है समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन की, लेकिन स्थितियां ऊपर समझौता हुआ, जमीनी हकीकत ऐसी नहीं थी। मैंने पिछली बार विश्लेषण किया था, सीटवार दौरे भी किए थे, उसका जो जमीनी हकीकत देखी गई थी गठबंधन फेल होने का कारण, उसका कारण यह था कि 1993 में जब काशीराम मुलायम सिंह का समझौता हुआ था, दोनों बड़े नेता थे, गद्दावर नेता थे, संघर्ष से निकल के आए थे, और चूंकि समाजवादी पार्टी भी थोड़े दिनों तक 11 महीने तक सत्ता में रही और सत्ता संघर्ष का सत्ता रहा, मुलायम सिंह यादव का 11 महीने का सत्ता का संघर्ष रहा, मंडल कमंडल विवाद था, बीपी सिंह केंद्र से प्रदेश की लड़ाई थी, बहुमत की सरकार ने, बहुत सारे कारण थे। तो सत्ता की ताकत का एहसास समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी नहीं था। दूसरी तरफ बसपा तो सत्ता में थी नहीं, उसके कार्यकर्ता उसके समर्थक सत्ता का सुभोगी नहीं थे, लेकिन जब 2019 में समझौता हुआ है उस समय तक
95 से लेके और 97, 2002 3 बार भाजपा के समर्थन से मायावती मुख्यमंत्री बनी और 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती बनाई, 7 से 12 तक रही। इसी तरीके से मुलायम सिंह यादव भी 1995 में जब सरकार बनी भी सपा बसपा के बीच कड़वाहट बढ़ी, मायावती गेस्ट हाउस कांड हुआ और दोनों वर्गों के बीच में काफी संघर्ष हुआ। लेकिन 2003 में जब सपा सरकार बनी बसपा को तोड़ करके 2003 से लेकर 2007 तक सपा और बसपा के बीच में काफी संघर्ष होता रहा और उसी का जब लाभ मायावती ने फिर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, अगड़ों पिछड़ों ब्राह्मण दलित मुस्लिम सबको जोड़कर सियासत की तो बहुमत की सरकार बनी। तो 2007 से 12 तक मायावती बसपा के कार्यकर्ताओं और सपा के कार्यकर्ताओं में प्रधानी से लेकर संसद सांसदी तक चुनावी संघर्ष होता रहा। यही स्थिति जब 12 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो 12 से लेकर 17 तक बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में पंचायत से लेकर और सांसदी तक चुनाव होता रहा। आपको याद होगा जिला पंचायत अध्यक्ष के एक किडनैपिंग को लेकर 1995 में बसपा और सपा के बीच कड़वाहट बढ़ी थी, समर्थन वापस लिया था और तो तमाम घटनाक्रम हुए। कहने का मतलब यह है कि इस दौरान 1993 से लेकर 2019 तक जो स्थितियां थी उसमें स्थितियां थी वो सपा बसपा के समर्थक आपस में चुनाव लड़ते रहे। तो ऊपर समझौता हो गया लेकिन नीचे वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। हाँ, केवल एक चीज का लाभ जरूर मिला, इन दोनों के गठबंधन से माइनॉरिटी मुस्लिम मतदाता इस गठबंधन के साथ एक तरफा रहे। इस एक तरफा में फायदा ये हुआ कि मायावती वो 10 सीटें मिली जहां मायावती के अपना वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक मिलकर के ज्यादा होते थे, बीजेपी से चुनौती देते, वहां कम मार्जिन से भी मायावती के 10 सीट मिले। ऐसा नहीं गठबंधन से जीते, गठबंधन में मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण से जीते। लेकिन इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जब मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण गठबंधन के साथ हुआ तो बहुसंख्यक मतदाताओं ने भाजपा को समर्थन किया। जो भाजपा से नाराज भी थे वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में, जो ऐसा नहीं कि केवल 10 ही सीटें मायावती या मुस्लिम बाहुल सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की करीब 35 सीटें हैं जो प्रभावित होती हैं और 12 से लेकर 15 सीटें तो ऐसी हैं जहां 15 से लेकर 22, 24, 25% तक है। तो इसका फायदा बीजेपी को मिला क्योंकि पोलराइजेशन जो भाजपा के जो विरोध में भी थे वो भी भाजपा के साथ चले गए। तो ये गठबंधन पूरी तरह से असफल रहा। इसके पीछे ये है, अभी लोग बात कर रहे थे जैसे वेस्ट पश्चिम बंगाल की बात हो रही थी कि ममता और जो है कांग्रेस या लेफ्ट तीनों मिलकर अगर चुनाव लड़े बीजेपी को कड़ी चुनौती देंगे। मेरा अपना जो विश्लेषण है, जो आंकड़े कहते हैं, उसको अगर तीनों का गठबंधन होता तो उत्तर प्रदेश सपा बसपा गठबंधन से बुरी हार इस गठबंधन की होती है। कांग्रेस को बीजेपी को वहां अप्रत्याशित लाभ मिलता क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो संघर्ष केवल जमीनी संघर्ष जो हुआ उसमें खून खराबा नहीं हुआ है। सपा बसपा कार्यकर्ताओं में अगर संघर्ष हुआ है तो इतनी खून खराबा, इतना खूनी संघर्ष नहीं हुआ जितना पश्चिम बंगाल में होता रहा है। तो ममता अकेले चुनाव वहां ज्यादा, मेरा अपना मानना है, कड़ी चुनौती देंगी, जैसे उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ करके सपा चुनौती देती रही है। अब 2024 में भी गठबंधन की सियासत जारी है लेकिन प्रत्याशी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। जैसे भाजपा ने अपना दल संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी सभी छोटे दलों से समझौता किया है और सभी जातीय समीकरण लगभग अपने पक्ष में कर लिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जयंत चौधरी जाटों के एक सर्वमान्य नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर के सर्वमान्य नेता हैं, या संजय निषाद निषादों के सर्वमान्य नेता हैं, अनुप्रिया पटेल अपने कुर्मी समाज पटेल समाज की, ऐसा नहीं है। इस हर वर्ग में नेता है। एक वर्ग अगर इनके साथ भाजपा के साथ जुड़ेगा ठीक है, दूसरा वर्ग कमजोर हो सकता है। अगर अनुप्रिया पटेल सत्ता में रहती हो 10 साल ताकतवर हो गए, इनका संगठन मजबूत हो गया, 2 सांसद बने, मंत्री हैं 10 साल से, उत्तर प्रदेश में उनके पति आशीष पटेल मंत्री हैं। तो दूसरी तरफ पल्लवी पटेल भी एक विधायक हैं, उनकी माँ कृष्णा पटेल भी। तो ऐसा नहीं कि 100% ठीक है, इनको अगर आमने सामने लड़ाई होगी तो वोटों का बंटवारा इन दोनों के बीच होगा। यही हाल निषाद में है। निषाद में भी कहीं 2 दूसरे और निषाद नेता बड़े हैं, लेकिन संजय निषाद
बड़े आ गए, पहले आ गए हैं, इसलिए इनका बंटवारा इनका भी होगा। ओम प्रकाश राजभर का भी है, राजभर में भी कई नेता हैं, इन्हीं से पार्टी से निकले हुए महेंद्र राजभर और दूसरे राजभर नेता हैं जो इन्हें चुनौती देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी दल गठबंधन में अपने दलों, अपने जातियों का वोट प्रतिशत लेके नहीं आ सकता। इसलिए गठबंधन की सियासत ठीक है, लेकिन जो फ्लोटिंग मतदाता हैं वो महत्वपूर्ण निर्णायक होते हैं। गठबंधन से एक परसेप्शन बनता है जिसका लाभ इनको मिलता है। इसमें हमारी इस पुस्तक में यूपी की ताकत में सपा बसपा का गठबंधन असफल क्यों रहा, इसका सीट वार पूरा विश्लेषण दिया गया है। और आप इस वीडियो के साथ ही इस विश्लेषण का भी, डाटा का भी मैं अपने वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूँ। वो भी आप इसको एक एक सीट का, कि 2014 में जब अकेले लड़े थे तो स्थिति क्या थी, गठबंधन में लड़े तो इस सीटों की स्थिति क्या थी, क्योंकि दोनों सीटों में सबके, सपा और बसपा के दोनों के मतों में अंतर आए थे। यहाँ की रालोद, सपा, बसपा, कांग्रेस सबके मत प्रतिशत घटे थे। तो ये इसमें आपको डिटेल आपको मिल जाएगा। तो अपने वीडियो के साथ उन सीट वार उसका भी चार्ट में अटैच कर रहा हूँ। और बाकी ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ना होगा, यूपी की ताकत पुस्तक जो है हमारे TheDataStreet.in और यूरिन मीडिया यूट्यूब सब पर उपलब्ध है। धन्यवाद।